जय हिंद दोस्तों। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी जनरल हिंदी सब्जेक्ट पर। जी हाँ दोस्तों, सामान्य हिंदी। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर का नॉन कॉलेज का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ही शानदार धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो क्लास में हम ना केवल क्वेश्चंस देखेंगे, उसके साथ साथ उनके आंसर्स पर भी चर्चा करेंगे। आपका जो इसमें ग्रामर का व्याकरण का जो सेक्शन होता है उसके आपको फुल सॉल्यूशंस बताए जाएंगे, और जो आपकी व्याख्याएं आती हैं तो उनको मैं बताऊंगा कि ये किस चैप्टर में से लिए गए हैं, जिससे कि आपको उस व्याख्या का चैप्टर ढूंढने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़े। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर रेगुलर वाले विद्यार्थियों का एग्ज़ाम रह गया है जनरल हिंदी का, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए यूज़फुल है। उसके साथ साथ बीए बीएड और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, ठीक है, द्वितीय वर्ष के लिए भी यह जो एग्ज़ाम है वो लगता है, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो उपयोगी रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करें दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश जो है देना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। हो सकता है दोस्तों कि ये जो वीडियो है आपकी वो बीए के एग्ज़ाम्स पर, ध्यान दें, बीए के एग्ज़ाम्स पर लास्ट वीडियो हो। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं बीए के वो 3 जून को समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद इन वीडियोस को जो है वो कोई देखेगा नहीं, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे, मेरी तरफ से फुल गारंटी तो नहीं है, जो बीए बीएड हैं और बीएससी बीएड हैं उनमें भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर केवल उनके जो कंपलसरी पेपर्स हैं, ध्यान दें, कंपलसरी पेपर्स लगते हैं, उनके बारे में हम ज़रूर जो है वीडियोस डालने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एक और बात साथियों कि जैसे ही आपके बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स समाप्त हो जाएंगे तो इस चैनल पर मैं आप सबके लिए, जो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, वो भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी तो निश्चित रूप से उनको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको लिए एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके अब बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और रिज़ल्ट आपका कितने दिनों बाद जारी होगा, और जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता आपको क्या करना है, भविष्य के लिए जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोगे उनके लिए क्या रणनीति आपको अपनानी है, 12th के लिए कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं हैं जो आप दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि बीए के साथ साथ वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्कॉलर्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सब्जेक्ट हमारी रहने वाली है सामान्य हिंदी, और पेपर आपका 3 घंटे का होता है, अधिकतम अंक 100 रहते हैं। ठीक है, ये इसमें से आपको 36 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, ये केवल पासिंग मार्क्स हैं, और इस क्वेश्चन पेपर के आपके जो है नंबर नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, इनके जो मार्क्स हैं वो मेन जो मार्क्स परसेंटेज बनती है उसमें नंबर नहीं जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये केवल क्वालिफाई करना होता है, एग्ज़ाम पास करना होता है केवल। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, अर्थात
संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको व्याख्याओं के लिए 4 पॉइंट बनाने हैं: संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और अंत में विशेष टिप्पणी। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट गद्यांश की, जो कि है महान साहित्यकार अपनी कृति में इस प्रकार व्याप्त रहता है कि उसे कृति से पृथक रखकर देखना और उसके व्यक्तिगत जीवन की सब रेखाएं जोड़ लेना कष्ट साध्य ही होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के और उसे बाहर निकाल लेने पर घट के अस्तित्व अनस्तित्व का कोई प्रश्न नहीं उठता। ठीक है, ये आपका 5 अंक की व्याख्या है और ये आपका लिया गया है प्रणाम नामक संस्मरण से, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके अथवा में पूछे गए व्याख्या की। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बुने हुए कामों में उनकी प्रेममयी पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। यहाँ से लेकर के और उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। तो ये जो आपका गद्यांश है ये लिया गया है मजदूरी और प्रेम नामक पाठ से। ठीक है दोस्तों, जिसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। बात करते हैं आपकी दूसरी व्याख्या के। ये जो आपकी फर्स्ट व्याख्या है, इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। फिर बात करते हैं सेकंड व्याख्या की। सेकंड व्याख्या है जीवन अपने आप में एक अस्तित्व मात्र है, किंतु जीवन की शैली एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य को मनुष्यत्व सिखाती है। यहाँ से लेकर के और यद्यपि संस्कृति अपने आप में बहुत व्यापक और गहन है। ये जो व्याख्या है ये ली गई है आपकी राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर नामक निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक हैं अगरचंद नाहटा। कौन है दोस्तों, मैं लिख के बता देता हूँ। अगरचंद नाहटा जिसके लेखक हैं। बात करते हैं आपके इसके अथवा में पूछे गए व्याख्या की कि समाजवाद परेशान है, उधर जनता भी परेशान है। समाजवाद आने को तैयार खड़ा है, पर समाजवादियों में आपस में धौल धप्पा हो रहा है। यहाँ से लेकर के और लहूलुहान समाजवाद टीले पर खड़ा है। ये जो आपका व्याख्या है, ये जो गद्यांश है ये आपका लिया गया है ठिठुरता हुआ गणतंत्र चैप्टर में से। इसमें से लिया गया है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठीक है, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। कौन है दोस्तों, हरिशंकर परसाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। फर्स्ट इसमें जो पद आया है वो है मन रे जागत रहिए भाई। तो ये आपका जो पद है ये लिया गया है। देखो, अगर आप इसको ढंग से पढ़ें तो इसमें कबीर लिखा हुआ है, तो ये कबीर दास जी का पद है। ठीक है, इसके अथवा में जो पूछा गया है ऐसे को उदार जग माही, ये जो आपका पद है ये लिया गया है तुलसीदास। देखो ये लिख रहा, यहाँ से आप पकड़ लो इसको कि ये तुलसीदास द्वारा लिखित पद है, पद्यांश है। दूसरा है, इनमें से देखो दो में से कोई एक करना है, या तो ये करना है या ये करना है। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों में से कोई एक करना है। रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीति। तो देखो रहीमन तो रहीम दास जी द्वारा
ये पद लिखित है। और इसके जो अथवा में प्रश्न है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो ये जो आपका पद है, पद्यांश है, ये लिया गया है सच्चे शूरमा नामक कविता से, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर इसके कवि हैं। तो मैंने आपको कविता का नाम भी बता दिया और कवि का नाम भी बता दिया। डियर लर्नर्स, डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये, इसमें आपके लिए निबंधात्मक प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं 7.5 अंकों के। फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़े घर की बेटी कहानी के आधार पर आनंदी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है जिसमें आनंदी एक पात्र है, उसका हमें कैरेक्टर स्केच लिखना है, चरित्र चित्रण करना है। दूसरा क्वेश्चन है इसके अथवा में कि शनि सबसे सुंदर ग्रह, ये एक पाठ का नाम है जो कि निबंध विधा है, कि मूल संवेदना लिखिए। ठीक है, शनि सबसे सुंदर ग्रह, इस पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूले। कौन है दोस्तों? गुणाकर मूले। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मजदूरी और प्रेम निबंध की भाषा शैली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो मजदूरी और प्रेम ये एक पाठ है, निबंध है, उसकी भाषा शैली की विशेषताएं हमको बतानी है। तो मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित एक निबंध है। इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्र का स्वरूप, ये एक पाठ का नाम है जो कि निबंध है, उसका सारांश लिखना है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्र का स्वरूप है ये लिखा गया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा। ठीक है, तो ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस 7.5 अंकों के। दोस्तों, 2 निबंधात्मक प्रश्न गद्यांश से पूछे जाते हैं, मतलब 4 पूछे जाते हैं, कोई 2 करने होते हैं। उसी प्रकार 4 प्रश्न आपके जो है वो पद्यांश से पूछे जाएंगे, पद्य भाग से, और उनमें से कोई एक मतलब 2 में से कोई एक करना होता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में है, कवि पद्माकर के काव्य में प्रकृति वर्णन पर निबंध लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और इसके अथवा में क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत के प्रकृति चित्रण पर निबंध लिखिए। तो ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। अब बात करते हैं आपके जो कंपोजिशन पार्ट होता है, जैसे निबंध हो गया, पत्र लेखन, कार्यालय लेख वगैरह हो गए, उनसे संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहला है निबंध लिखना है, जो नीचे ये 4 शीर्षक दिए हुए हैं, टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक पर। ठीक है, आतंकवाद की समस्या, राजस्थान की लोक संस्कृति, युवा असंतोष और महंगाई समस्या और समाधान, इनमें से आप किसी पर भी एक पर निबंध लिख सकते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन आया है अधिसूचना लिखने को। ठीक है, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से एक अधिसूचना लिखिए जिसमें परीक्षा नियत तिथि पर आरंभ होने के लिए सूचित किया गया हो, 4 अंक। ठीक है, आपके सिलेबस में कार्यालय लेख दिए हुए हैं जिनके अंतर्गत शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, ज्ञापन, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश और अधिसूचना। ठीक है, ये सब उसमें पत्र, विभिन्न प्रकार के पत्र जो है शामिल हैं। और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आया है वो आया है, सेवर पंचायत समिति क्षेत्र के विकास हेतु
सरपंच की ओर से एक ज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। ये भी 4 अंक का है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्य अवतरण का एक तिहाई शब्दों में संक्षेपण कीजिए। तो दोस्तों ये जो संक्षेपण है ये होता क्या है? संक्षेपण को हम संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। ठीक है, संक्षेपण एक कला है, एक कला होती है जिसे सीखने के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह स्वतः पूर्ण रचना है। इसे पढ़ लेने के बाद मूल अवतरण को पढ़ना अनिवार्य नहीं होता। जैसे ये मूल अवतरण है, इसको पढ़ना अनिवार्य नहीं होता। संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन या बड़े चित्र का छोटा चित्रण होता है। इसमें मूल की कोई भी आवश्यक बात छूटने नहीं पाती, यानी जो मूल बात है वो छूटनी नहीं चाहिए जब हम इसको लिखेंगे संक्षेपण को, और अनावश्यक बातें छाट कर निकाल दी जाती हैं और अनावश्यक बातें नहीं लिखनी है उसमें। ठीक है, यह स्वतः पूर्ण, स्पष्ट, क्रमबद्ध और संक्षिप्त होता है। ठीक है, तो इसमें आपके लिए 2 गद्य अवतरण दिए गए हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनको आपको प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी में लिख करके। इसका हम संक्षेपण कैसे लिखेंगे? ठीक है, आवश्यक बात छोड़नी नहीं है, मूल बात छोड़नी नहीं है, मूल बात का समावेश करना है। एक तिहाई शब्दों में इसको, पैराग्राफ को हमें छोटा करके लिख देना है और अनावश्यक बातें नहीं लिखनी है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति का पल्लवन कीजिए। अब देखो पल्लवन आप समझ लीजिए, पल्लवन क्या होता है? पल्लवन संक्षेपण का ठीक उल्टा होता है। जैसे हम यहाँ पे ये एक सूक्ति दी हुई है, इसका हम पल्लवन करेंगे यानी कि विस्तार करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे ये जो विस्तार है ना, इस प्रकार शब्दों में इसका विस्तार करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी सूक्ति, कहावत का विस्तार किया जाता है। कम से कम या एक वाक्य में कहे गए भावों में इतनी स्पष्टता नहीं रहती कि हर तरह के लोग उसे सरलता से समझ सकें। एक अच्छा लेखक कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें लिखता है। उसका प्रयास गागर में सागर भरने जैसा होता है। उस स्थिति में साधारण लोगों के लिए अर्थ की स्पष्टता नहीं होती। किसी सूक्ति का अर्थ विस्तार करने को ही पल्लवन कहते हैं। पल्लवन से दी गई सूक्ति के भाव पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं। पल्लवन को लघु निबंध की संज्ञा भी दी जा सकती है। तो आशा करता हूँ आप पल्लवन का अर्थ जो है वो समझ गए होंगे। ठीक है, पल्लवन होता क्या है, तो इसका आपको जो है विस्तार करना है। बात करते हैं आपके ग्रामर सेक्शन की। उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। ठीक है, तो उपसर्ग है आपका अनु। अनु से हम बना सकते हैं अनुरूप, अनुचर, अनुवाद, अनुसंधान। ठीक है, उप से हम बना सकते हैं उपदेश, उपस्थिति, उपभाषा, उपनगर आदि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है किसी एक प्रत्यय से 2 शब्द बनाइए। तो आहट से हम बना सकते हैं घबराहट, घबराहट, चिल्लाहट। ठीक है, आपा से हम बना सकते हैं बुढ़ापा, मोटापा। ठीक है, इत्यादि आदि। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किन्हीं 5 शब्दों को शुद्ध कीजिए। ठीक है, यहाँ पे केवल 5 शब्दों को शुद्ध करना है इन 10 में से। मैं आपको हर एक शब्द को शुद्ध करके बताऊंगा। दोस्तों हमारा पहला शब्द है अनाधिकृत।
ठीक है, ये जो है अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अनधिकृत। ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड है अज्ञानता, तो ये सही लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है आशीर्वाद, तो आशीर्वाद ऐसे लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, चौथा शब्द है सारथी, सारथी को इस प्रकार लिखेंगे। पांचवा शब्द है अतिथि, तो अतिथि को इस तरह से लिखेंगे। छठवा इसमें शब्द है स्वामी भक्त, तो इसमें जो माँ पे मात्रा है वो छोटी हो जाएगी। और नेक्स्ट है रचयिता, रचयिता इस तरह से लिखते हैं। और नेक्स्ट है अत्याधुनिक, तो इसमें गलत लिख रहा है, अत्यधिक ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और श्रीमती, इसमें जो ता है उस पर बड़ी की मात्रा आएगी। और प्रामाणिक। ठीक है, ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किन्हीं दो मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मैं आपको दो का नहीं चारों का बताऊंगा, किन्हीं दो का नहीं चारों का बताऊंगा दोस्तों, बने रहें हमारे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आंखें लाल होना। आंखें लाल होने का अर्थ है मुहावरे का गुस्से से देखना। इसका वाक्य प्रयोग इस तरह से लिखा जा सकता है, सीमा पर शत्रुओं को देखते ही भारतीय सैनिकों की आंखें लाल हो गईं। ठीक है, दूसरा है हवा हो जाना। हवा हो जाना का अर्थ है दोस्तों भाग जाना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार लिखा जा सकता है कि टीचर को आते देख जिन विद्यार्थियों ने गृह कार्य नहीं किया था वे हवा हो गए। नेक्स्ट तीसरा है आग से खेलना। इसका अर्थ होएगा किसी खतरनाक कार्य को करना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग इस तरह से लिखा जा सकता है कि अपहरणकर्ताओं के बीच से बच्चों को बचाना आग से खेलने के बराबर है। ठीक है, और फोर्थ है आपका नाकों चने चबाना। नाकों चने चबाना, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत परेशान करना। ठीक है, वाक्य प्रयोग हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कृष्ण जी ने कंस के हर एक राक्षस को मारकर कंस को नाकों चने चबा दिए। ठीक है, इस तरह से इसका हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। पारिभाषिक शब्दावली का क्वेश्चन है। तो आर्टिकल, आर्टिकल का अर्थ हो जाएगा संविधान अनुच्छेद। ठीक है, एजेंट का अर्थ हो जाएगा अभिकर्ता। एजेंट का अर्थ हो जाएगा अभिकर्ता। लीगल का अर्थ हो जाएगा कानूनी या वैध। कार्डर का अर्थ हो जाएगा संवर्ग। और एडवोकेट जनरल का अर्थ हो जाएगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, तो ये इसके अर्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके प्रकारों को बताइए। इसके 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो जातिवाचक आपका जो भेद होता है इसके 2 भाग हो जाते हैं, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और इनके आपको उदाहरण दे देने हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे मोहन, श्याम, रामायण, गीता। ठीक है, माउंट आबू। और जातिवाचक संज्ञा आप उदाहरण तो लिख ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसके भेदों का उल्लेख कीजिए। तो इसके 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को ही दूसरे नाम से जानते हैं
सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ग्रामर के सेक्शन का तो पूरा ही सॉल्व करवा दिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो क्लास, बीए के एग्ज़ाम्स की लास्ट वीडियो क्लास। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, समस्या है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। धन्यवाद।